ये क्या है, यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके COP हम कैसे निकालें, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, वैसे आपके सिलेबस में सीधा ही बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है। वैसे काफ़ी तरह के एयर कूलिंग सिस्टम होते हैं, पर आपके सिलेबस में एक ही सिस्टम है, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। इसमें 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं। ये हीट एक्सचेंजर 1 है, ये डायग्राम, ये हीट एक्सचेंजर 2 है। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको मैंने जेट इंजन बताया था। जेट इंजन में क्या लगा होता था, कंप्रेसर। ये क्या हो गया हमारा कंप्रेसर, कंबस्टर। और ये क्या होता था, टरबाइन। टरबाइन क्या करती थी, हमारे मेन कंप्रेसर को चलाती थी। और कंबस्टर में क्या होता था, हमारा जो ब्रेटन साइकिल में था, हमारा फ्यूल बर्न होता था, टरबाइन में आता था। टरबाइन में एक्सपेंशन होता था, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क से तो कंप्रेसर चलता था, और जो बचा उससे हमारी पीछे थ्रस्ट पैदा होती थी, जिससे हमारा प्लेन क्या होता था, आगे की तरफ मूव होता था। तो ये तो हमारा हमारा जेट इंजन हो गया। अब मैंने बताया था कि एयर रेफ्रिजरेशन में हमें अलग से कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे जेट इंजन में पहले से ही कंप्रेसर लगा हुआ होता है, उसी से ही हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर निकाल लेते हैं। तो वही यहाँ पे है, इसलिए कंसेप्ट वही है। इसलिए मैंने ये दिखाया गया है कि ये इतनी वर्किंग क्या है। मेन कंप्रेसर टरबाइन कंबसन चैम्बर क्या है, हमारा एक तरह हमारा जेट प्लेन का इंजन है। अब क्या हो रहा है, पीछे से थ्रस्ट निकल रही है, टरबाइन से कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर से क्या कंबस्टर में हीट एडिशन हो रहा है, और पीछे से थ्रस्ट निकल रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये प्लेन आगे की तरफ चल रहा है। जब प्लेन हाई स्पीड पे अराउंड 950 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगा, क्योंकि जो भी जेट प्लेन्स होते हैं उनको करीब, जो हमारे जेट फाइटर प्लेन्स हैं, 3 से 5 टन कूलिंग चाहिए, कूलिंग लोड होता है। 10 टन्स भी हमारे पैसेंजर कार्गो प्लेन्स में लोड होता है। तो यदि हम इस ऐसे में वेपर कंप्रेसर सिस्टम लगाने लगे, तो उसके लिए हमें अलग से कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट यूज होती है, वहाँ पे एयर यूज नहीं होती है एज ए रेफ्रिजरेंट, वहाँ पे कोई सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट यूज होती है। उससे अलग कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, उससे वेट बढ़ेगा हमारे सिस्टम का। यदि हमारे एविएशन में वेट बढ़ता है, तो हमारी क्या होती है, हमारी इकोनॉमी सिस्टम की घट जाती है, क्योंकि हमारा ईंधन ज़्यादा बर्न होने लगता है, जिससे हमारा क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है ईंधन बर्न करने पे, और हमारी इकोनॉमी कम होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एविएशन इंडस्ट्री में वेट घटाना होता है। और ये इसलिए हम एयरक्राफ्ट्स में भी आज आज भी एयर रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, जबकि हमारे पास वेपर कंप्रेशन सिस्टम भी है, और उसकी COP भी बहुत ज़्यादा है, और कूलिंग इफेक्ट भी बहुत हाई है उसका। पर आज भी फिर भी हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं आज भी, क्योंकि इसमें अलग से कोई कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिससे क्या होता है, हमारा वेट नहीं बढ़ता है। यदि वेट नहीं बढ़ेगा तो एविएशन में तो फ्यूल कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, और क्या रहेगा, हमारा खर्चा भी कुछ नहीं बढ़ेगा। अब मैंने बताया था ये टरबाइन मेन कंप्रेसर कंबस्टर क्या है, हमारा एक इंजन है, जेट इंजन, जो कि मैंने आपको लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट यूनिट में ही पढ़ाया था, जेट प्रोपल्सन में। मेन कंप्रेसर से कंप्रेस होती थी एयर, कंबस्टर में आती थी, कंबस्टर में हीट एडिशन होती थी, फ्यूल जलता था, टरबाइन में एक्सपेंशन। कुछ टरबाइन क्या करती थी, इतना वर्क करती थी कि मेन कंप्रेसर को चला सके, और बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, नोजल के थ्रू पीछे थ्रस्ट के फॉर्म में निकल जाती थी, जिससे क्या होता था, प्लेन आगे की तरफ हाई स्पीड पे चलने लगता है। करीब प्लेन 600 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है। जब इतनी स्पीड पे चल रहा होगा, तो सामने जो एयर होगी वो उससे टकरा रही होगी, किससे, जहाँ पे मेन कंप्रेसर घूम रहा है। आपने देखा कंप्रेसर क्या होता है, प्लेन के विंग्स के नीचे क्या होता है, जो हमारे घूमते ब्लेड्स दिखाए, तो कंप्रेसर होता है, उसमें आगे एयर ऐसे टकरा रही होगी। जब इतनी स्पीड पे टकरा रही होगी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप भागने लगो तो आपके ऊपर क्या है, एयर आके टकराती है, तो उसका क्या होता है, एक तरफ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे जब हाई स्पीड पे एयर टकरा रही हो, तो कुछ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम, रैम एयर। ठीक है, उसको जब ये एयर एम्बियंट एयर एटमॉस्फेयर में एयर है, जो एरोप्लेन से टकराएगी, किससे, कंप्रेसर से, उसके ब्लेड से, तो उसमें क्या होगा, रैमिंग इफेक्ट आएगा, जिससे क्या होगा, उसका कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा टकराने के कारण केवल। जैसे हम लोग भागने लगे, हमारे से एयर टकराने लगती है, तो कुछ हम उसके प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ने लगता है। अब ये तो यहाँ पे
कंसेप्ट यहाँ पे होगा कि अब ये एयर आएगी, रैमिंग हो जाएगी, कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा और ये एयर किस में चले जाएगा, हमारी मेन कंप्रेसर में चली जाएगी, मतलब इंजन में चली जाएगी। मेन कंप्रेसर क्या करेगा, उसको अपनी कंप्रेशन रेशियो पे जो भी हमने डिसाइड कर रखी है उसको कंप्रेस कर देगा। अब क्या करेगा, मैंने बताया था एयर रेफ्रिजरेशन में अलग से कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं, जो हमारा मेन इंजन कंप्रेसर होता है उससे ही कुछ एयर निकाल लेते हैं। तो हमने साइड में एक पाइप लगा रखा है ब्लीड एयर, यहाँ से जो पॉइंट नंबर 3 है, 1 तो क्या है एम्बियंट एयर कंडीशन शो कर रहा है, 2 जब वो प्लेन से टकरा गई एयर जिससे उसका प्रेशर बढ़ गया, रैमिंग एयर हो गई, उसको शो कर रहा है। 3 क्या है, ये एयर जब कंप्रेसर में गई, इसने कंप्रेसर में हाई प्रेशर कर दिया, बढ़ा दिया। अब हमने क्या करा, कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ ज़्यादा से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर तो कंबस्टर में चली गई, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमें केवल रेफ्रिजरेशन के लिए चाहिए, ठंडा करने के लिए चाहिए, वो 3 पॉइंट पे हमने कुछ अलग निकाल ली, यानी ब्लीड कर ली, उस पाइप से कुछ अमाउंट ऑफ एयर अलग से निकाल ली जो मेन कंप्रेसर से आ रहा है। अब 3 क्या है, वही कंडीशन शो कर रहा है जो हमने ब्लीड करी मेन कंप्रेसर से एयर। अब वो पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले जो पहला हीट एक्सचेंजर, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, इस फर्स्ट हीट एक्सचेंजर से जाएगी। और ये हीट एक्सचेंजर देखिए, ये जो रैम एयर है, जो 2 पॉइंट की एयर है, वो क्या हो रही है, ऊपर से यहाँ से पाइप के थ्रू हीट एक्सचेंजर में आ रही है और बाहर जा रही है। अब ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर एयर का कम होता है, तो ये एयर जब आएगी तो इसके अंदर से, अब ये एयर यहाँ पे देखिए 2 से जब 3 पे हुई, ये एयर गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगी, मेन कंप्रेसर से पास होके आएगी, क्योंकि रैम एयर है, जब रैम एयर मेन कंप्रेसर में एंटर करेगी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड पे जो टेम्परेचर होगा 2 पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो थर्ड पॉइंट की एयर हम हीट एक्सचेंजर से पास कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इसको हम ठंडा कैसे कर सकते हैं, जो हमारी बाहर एटमॉस्फेयर में एयर है वो तो ठंडी है, तो वही एयर जो हमने रैम एयर है हमारे जेट इंजन के अंदर है, उसको क्या करेंगे, हम कुछ निकाल लेंगे और उसको ही हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो 3 पॉइंट की एयर पास हो रही है वो क्या होगी, कुछ ठंडी होगी। तो 3 से 4 पॉइंट पे क्या होगी, हमारी कूलिंग होगी, किसमें, हीट एक्सचेंजर में, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग बोलेंगे। अब 4 से 5 हमने क्या करा, एक सेकेंडरी कंप्रेसर, छोटा सा कंप्रेसर लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर है, क्योंकि मेन कंप्रेसर से आ रहा है ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो प्रेशर हमने माना बीच में क्या प्रोसेस है, हीट एक्सचेंजर में कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर तो कोई लॉस नहीं हुआ, जितना प्रेशर 3 पॉइंट पे उतना ही प्रेशर 4 पे है, तो ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, मेन कंप्रेसर, और मेन कंप्रेसर इंजन का मेन कंप्रेसर है, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारा जेट इंजन चल रहा है। अब सेकेंडरी कंप्रेसर में क्या करेंगे, हम इस एयर को भेजेंगे। अब सेकेंडरी कंप्रेसर में जब जाएगी तो वो कुछ और कंप्रेस हो जाएगी। अब ये मत सोचिए कि ये चल कहाँ से रहा है, आगे बताऊंगा कैसे चल रहा है। अब इसका जब सेकेंडरी कंप्रेसर आए तो प्रेशर कुछ और बढ़ जाएगा। अब उसको फिर हम क्या, जब ये सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगी प्रेशर तो बढ़ेगा, पर साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा फिर, यानी 4 का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा क्या होगा, 5 पे होगा। अब फिर वो हीट एक्सचेंजर से पास होगी, एक हीट एक्सचेंजर हमने फिर और लगा, एक हीट एक्सचेंजर यानी सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, दूसरा हीट एक्सचेंजर एक और लगा रखा है 5 पॉइंट के बाद। जब एयर इससे पास हो रही है 5 पॉइंट की, तो ऊपर से फिर ठंडी एयर आ रही है 2 पॉइंट की, क्योंकि बाहर तो ठंडक है एटमॉस्फेयर में, ऊपर हाइट पे तो ये क्या होगा, ये फिर इसके 5 पॉइंट से जो एयर आ रही है इसको ठंडा करेगी, जिससे क्या होगा, 6 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा 5 से फिर दोबारा। अब 6 किस में जाएगी, कूलिंग टरबाइन में, एक तरह एक्सपेंसन डिवाइस है ये जो एक्सपेंसन करेगा। जब कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंसन होगा तो जो हमें कौन सा होगा, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंसन होगा। तो आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंसन होगा तो हमें वर्क मिलेगा, वो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी कंप्रेसर को चलाने के लिए। और एक्सपेंसन से जो कूलिंग मिलेगी वो हम किस में, वो कहाँ जाएगी, ठंडा, क्योंकि ठंडी भी करेगी, कूलिंग एक्सपेंसन से कूलिंग भी होती है, क्योंकि सिंपल सा है। आप देखो जब हम किसी बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर को फिल करते हैं नोज़ल के थ्रू, तो बीच की नोज़ल बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी क्या हो रहा होता है, एक्सपेंसन हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, कूलिंग टरबाइन भी क्या करेगी, इस एयर को ठंडा करेगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी घटा देगी, जो कि क्या होगा, करीब 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा 7 पॉइंट पे। अब 7 पॉइंट पे हम इतना ठंडा टेम्परेचर एयर केबिन के अंदर तो भेज नहीं सकते जहाँ पैसेंजर है, उसको क्या करें, कुछ कंडीशनड करेंगे कब अपने अकॉर्डिंग, जो कि हमें कितना करना है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसको हीट करेंगे थोड़ा, और उसको जब हीट करेंगे इसका मतलब वो क्या करेंगे, 8 पॉइंट पे उसको हम किस पे भेज देंगे, केबिन में, जो हमें टेम्परेचर चाहिए। अब बिल्कुल सेम, सबसे पहले 1 से 2 प्रोसेस क्या है, यही तो है 1 से 2 प्रोसेस क्या है, रैमिंग प्रोसेस। देखिए 1 से 2 का आइसोएंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस, और प्रेशर P1 से क्या हो गया, हमारा प्रेशर P2 हो गया। अब ये डायग्राम बता दें कैसे, इस डायग्राम में क्या काम हो रहा है। पहले एम्बिएंट एयर
इंजन के अंदर आ रही है और रैम एयर बन रही है। रैम एयर कंप्रेसर मेन कंप्रेसर में जा रही है। मेन कंप्रेसर कुछ एयर 3 पॉइंट पे हम ब्लीड कर रहे हैं, कुछ एयर निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो कंबसन चैम्बर में जाएगी। कूलिंग करने के लिए हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर 3 पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ये किस में जाती है, फिर फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में जाती है। फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में कूल होती है किससे, रैम एयर से, क्योंकि ठंडी एयर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर एल्टीट्यूड पे एयर ठंडी होती है, उसके ऊपर से हम पास कर रहे हैं ऐसे। तो ये कुछ ठंडी होगी, 4 पॉइंट पे ठंडक मिलेगी। फिर ये सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगी। सेकेंडरी कंप्रेसर क्या करेगा, फिर इसका प्रेशर बढ़ाएगा, पर साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ा देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ जो हमें आउटपुट मिलेगा इस कंप्रेसर का, सेकेंड कंप्रेसर का फिफ्थ पॉइंट, उसको फिर हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे और वो कहाँ पर आएगा, 6 पॉइंट पे। अब ये जब फिफ्थ पॉइंट से निकलेगी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसको क्या करेंगे, फिर जो रैम एयर आ रही है उसको एक पाइप और ले रखा है हमने सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के लिए, वो फिर इसको ठंडा करेगा, इस फिफ्थ पॉइंट की एयर को जिसको पाइप के अंदर से जा रही है, जिससे, और रैम एयर इसके ऊपर से पास होगी, और 5 पॉइंट की एयर इस जो पाइप्स दिख रहे हैं इसके अंदर से पास होगी, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर 5 पे है, जो एयर 5 से जाए वो टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, और जब 6 पे होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने क्या करा, रैम एयर ठंडी एयर पास कर दी। अब 6 की ये जो एयर है हमारे पास रेफ्रिजरेंट है, वो कूलिंग टर्बाइन में जाएगी। यहाँ आइसो एंट्रोपी एक्सपेंशन होगा तो हमें वर्क मिलेगा, इस वर्क से सेकेंडरी कंप्रेसर चला लेंगे और कूलिंग हो जाएगी, वो हमें 7 पॉइंट पे कूलिंग मिल जाएगी, जिसको हम किस में भेज देंगे, 8 पॉइंट पे कम केबिन में, जो कि हमें चाहिए कंडीशन उसके अकॉर्डिंग करके। ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम, इसकी वर्किंग मतलब कैसे काम कर रहा है। हम प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस क्या है। अब देखिए आप प्रोसेस क्या है, 1 से 2 प्रोसेस है हमारी। रैमिंग, प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू रैमिंग फ्रॉम 1 से 2, क्योंकि जब टकराएगा तो प्रेशर बढ़ेगा किसी चीज़ का, जब कोई हाई स्पीड से एयर टकराएगी प्लेन के ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको रैमिंग प्रोसेस मतलब 1 से 2 क्या है, रैमिंग प्रोसेस। और प्रेशर कहाँ से कितना है, 1 से 2। 2 से 3 क्या है, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर। देखो 2 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है, मेन कंप्रेसर लगा हुआ है, और कंप्रेसर में क्या होती है हमारी प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक। तो आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर, 2 से 3 क्या है, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर। अब 3 से 4 क्या है, देखो किससे पास हो रहे, हीट एक्सचेंजर से, तो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कि किस में, इन हीट एक्सचेंजर फर्स्ट। अब 3 से 4 से 5 क्या है, फिर क्या हमारी सेकेंडरी कंप्रेसर लगा हुआ है, तो क्या होगा कंप्रेसर में, फिर आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन। तो 4 से 5 क्या हो, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन इन सेकेंडरी कंप्रेसर, इस बार सेकेंडरी कंप्रेसर में कंप्रेशन है। अब 5 से 6 का है, फिर किससे पास हो रही है, हीट एक्सचेंजर से, तो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। 6 से 7 क्या है, फिर ये कूलिंग टर्बाइन में जा रही है, और क्या होगा टर्बाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन। तो क्या होगा, और कौन सा एक्सपेंशन होना, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसो एंट्रोपिक 6 से 7 का आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन, और 7 से 8 क्या है, सप्लाई टू केबिन। अब इसको हमें टीएस डायग्राम पे बनाना है, इन सब प्रोसेस को। जो आप ये टीएस डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखो 1 से 2 है और 1 से 2 डैश है। 1 से 2 क्या है, हमारी आइडियल प्रोसेस है, और 1 से 2 डैश हमने क्या किया, एक्चुअल प्रोसेस हमारी क्या होगी, जो एक्चुअल में हो रही होगी। तो 1 से 2 क्या थी, कोई पहले सबसे पहले हम एक लाइन खींच लें, कोई प्रेशर लाइन, क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड में होगा तो हमारा प्रेशर कुछ 1 बार से कम होगा, तो एम्बिएंट प्रेशर क्या होगा, 1 बार से कम होगा, और ये कुछ भी हो सकता है 0.8 बार, 0.7 बार। तो सबसे नीचे लाइन किसकी होगी, यही होगी 1 वाली, ये। तो सबसे पहले एम्बिएंट प्रेशर लाइन खींचेंगे, ये वाली जो सबसे नीचे होगी इस डायग्राम में, क्योंकि सबसे कम प्रेशर होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब ये 1 से 2 मैंने बताया था कौन सा है, रैमिंग प्रोसेस है, और रैमिंग में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है 1 से 2। तो ये क्या है, 2 प्रेशर बढ़ गया, पर ये कौन सा है, हमने माना, मैंने बताया जितने भी डैश पॉइंट है वो तो एक्चुअल पॉइंट है, और जितने डैश नहीं लगा वो सब आइडियल पॉइंट है। तो 1 से 2 इसका मतलब आइडियल रैमिंग हुई है। तो हमने क्या मानी, ये वाली लाइन आइडियल रैमिंग प्रोसेस की P2 प्रेशर पे लाइन है कोई, जिस पे क्या है हमारा 0.2 है। एक्चुअल में ये वर्टिकल लाइन आइसेंट्रोपिक हम मानते हैं वर्टिकल होता है, पर एक्चुअल में वर्टिकल हो ही नहीं सकता आइसेंट्रोपिक। एक्चुअल में क्या होता है, कोई कर्व में प्रोसेस होती है आइडियल प्रोसेस, थ्योरेटिकल प्रोसेस। तो एक्चुअल रैमिंग क्या हुई होगी हमारी, एक्चुअल में ये हुई होगी, थोड़ा कम, उतना नहीं बढ़ा होगा प्रेशर, आइडियल में तो ज़्यादा बढ़ेगा, एक्चुअल में हमारा इतना प्रेशर नहीं बढ़ा होगा, इससे एक्चुअल में तो कुछ कम बढ़ा होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल वाली लाइन क्या होगी, आइडियल से नीचे होगी ये, और उसको हमें किससे डिनोट कर दिया, 2 डैश से। और क्या होगी, वर्टिकल लाइन नहीं होगी, थोड़ी सी कर्व में होगी, क्योंकि
हमारे क्या होंगे, रिवर्सिबिलिटी होंगी प्रोसेस में, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो कोई हो ही नहीं सकती है। अब 2 से 3, 2 से 3 देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 है। 2 से 3 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर। मेन कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, सबसे ज़्यादा प्रेशर यही बढ़ेगा क्योंकि ये मेन कंप्रेसर है, इंजन का कंप्रेसर है। तो 2 से 3 पर एक्चुअल में अब 2 पॉइंट नहीं रहा है हमारा, एक्चुअल पॉइंट क्या होगा 2 डैश। अब 2 डैश से 3, 2 डैश से 3 जाएंगे वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि आइडियल बनाएंगे पहले प्रोसेस, तो हम पहले प्रोसेस आइडियल बनाएंगे। तो ये हमने आइडियल प्रोसेस है, वर्टिकल लाइन होगी 2 से 3, पर एक्चुअल में आइडियल लाइन नहीं होगी ये कंप्रेशन क्या हुआ होगा, एक्चुअल में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअल कंप्रेशन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कर्व में होता है, ये हुआ होगा। और टेम्परेचर इतना नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। वो टेम्परेचर 3 नहीं बढ़ा होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी होती है प्रोसेस में। यदि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस माने 2 डैश से 3, तो ये तो 3 पॉइंट सही है। पर एक्चुअल में हमारा जो, हमें तो एक्चुअल प्रोसेस भी ड्रॉ करनी है साथ साथ। एक्चुअल में 3 पॉइंट नहीं, हमारा क्या है, हमारा एक्चुअल पॉइंट 3 डैश है। तो हमारा मेन कंप्रेसर में क्या होगा, 3 डैश तक हुआ होगा। ये तो आइडियल प्रोसेस है। जब एक्चुअल प्रोसेस बनाते थोड़ा कर्व में बनाएंगे और इससे दूर बनेंगे, और साफ कैसा होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि कंप्रेसर टेम्परेचर बढ़ाता है। अब 3 डैश से 4, 3 डैश से 4 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 डैश मतलब वो एक्चुअल साइकिल, पर वैसे क्या पॉइंट का 3 से 4 कम क्या लगा हुआ है बीच में, हीट एक्सचेंजर। और क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। कांस्टेंट प्रेशर है तो टीएस डायग्राम, ये टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होगी, ऐसे। तो 3 डैश से 4 और 4 से 5, 4 से 5 देखिए, 4 से 5 क्या है हमारा, फिर सेकेंडरी कंप्रेसर है, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन इन सेकेंडरी कंप्रेसर, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसर है। तो 4 से 5, क्योंकि ये क्या होगा, जब एक कंप्रेसर यहाँ पे भी लग गया, ये कंप्रेसर नंबर 1 C1, ये कंप्रेसर नंबर यहाँ पे क्या है 2, तो ये प्रेशर और बढ़ाएगा, तो एक प्रेशर लाइन क्या होगी, इससे ऊपर होगी, तो ये लाइन क्या होगी, वो हो गई। अब 4 से 5 होगा, ये तो आइडियल है, पर एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में 5 डैश हुआ होगा कंप्रेशन हमारा आइसेंट्रोपिक। ये तो आइसेंट्रोपिक हो गया वर्टिकल लाइन, पर एक्चुअल कंप्रेशन क्या होगा, 4 से 5 डैश, जो कि एक्चुअल होगा कर्व लाइन आएगी, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, 5 से ज़्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट क्या था, 5 पॉइंट तक आ गए। 5 के बाद क्या है, 6। अब देखो 5 से 6 क्या है, फिर दूसरा हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, फिर इसमें क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। अब 5 डैश से 6 फिर कांस्टेंट प्रेशर, तो एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं टीएस पे। तो 5 डैश से 6 आ जाए कांस्टेंट प्रेशर, और हीट रिजेक्शन किस में हुआ है, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मतलब सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी वो लगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। अब 6 पे आ गए हम। 6 के बाद क्या होगा हमारा, 6 से 7 पे क्या है, कूलिंग टर्बाइन है, इसमें क्या होगा, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसोएंट्रोपिक तो होता है, एक्सपेंशन होगा आइडियल में। तो आइडियल में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और कितना एक्सपेंशन होगा, 7 पॉइंट तक। और 7 पॉइंट कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 7 के बाद हमें किस में भेजना है, केबिन में भेजना है। ये जो भी चीज़ भेजनी है हमारी एयर, वो केबिन में भेजनी है ठंडक के लिए। और केबिन में प्रेशर कितना होना चाहिए, केबिन प्रेशर नहीं 1 बार, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो 7 में प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो इसलिए जो ये लाइन आएगी 7 वाली, ये एम्बियंट प्रेशर से, क्योंकि एम्बियंट प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे कम होगा, ये पॉइंटों में होगा। केबिन प्रेशर एम्बियंट प्रेशर से तो ज़्यादा होगा, पर रैमिंग प्रेशर से कम होगा। तो केबिन प्रेशर लाइन जो 7 पॉइंट वाली लाइन है, वो कभी कहाँ आएगी, इन दोनों लाइन के बीच में आएगी, यानी इस लाइन के 1 वाली लाइन के, एम्बियंट प्रेशर लाइन के और रैम प्रेशर लाइन के बीच में आएगी कहीं केबिन प्रेशर लाइन ये, क्योंकि इसका प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए होंगे। तो ये लाइन देखो बीच में बना रखी है 7 तक। तो 6 से 7 एक्सपेंशन हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, 6 से 7 एक्सपेंशन हो गया। और 7 से ये तो आइडियल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आइडियल एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक मानते हैं। एक्चुअल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, थोड़ा कर्व में आएगा और वो आ जाएगा यहाँ पे 7 डैश पे। हमेशा आइडियल क्या होता है, कर्व में लेते हैं और थोड़ा डिफरेंस रखते हैं।
क्योंकि आइडियल क्या होगा, आइडियल तो आइसेंट्रोपिक वर्टिकल लाइन, पर वर्टिकल नहीं होता एक्चुअल में प्रोसेस। एक्चुअल तो प्रोसेस आपको पता है इरिवर्सिबिलिटी होती है, कोई भी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। तो एक्चुअल में क्या होगी, लाइन ऐसे होती है। तो 7 डैश पे आ जाएंगे, 7 पे, और 7 से 8। अब मैंने तो आपको बताया था 7 से, अब यह देखिए 7 से 8 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जिस पे जो भी टेम्परेचर में मिल रहा हो, मान लो हमें यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है 6-7 पॉइंट पे, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी भेज देंगे केबिन में, वहाँ ठंड लगने लगेगी पैसेंजर्स को। हम क्या करेंगे, ये सिस्टम जो भी आउटपुट दे रहा है उसको हम कंडीशन करेंगे अपने पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम उसको करके भेजेंगे। यदि ये 2 दे रहा है तो उसमें हीट ऐड और करेंगे, तो जो किस में हो जाएगी वो, जब तक हीट ऐड करें जब तक उसका टेम्परेचर 22 ना हो जाए, क्योंकि हम 22 डिग्री सेल्सियस की एयर ही केबिन में भेजेंगे, क्योंकि हमें पैसेंजर्स को कंफर्ट चाहिए जिससे उन्हें ठंड ना लगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस की एयर नहीं भेजेंगे, इसको गर्म करेंगे कब तक, 22 तक। और जब वैसे 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसको केबिन में भेज देंगे 8 पॉइंट पे। इसका मतलब क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीटिंग करेंगे। और प्रेशर कांस्टेंट मतलब 1 बार ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं बढ़ा, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। तो 7 वाली लाइन क्या थी हमारी, 1 बार की थी। इसी पे ही हमने क्या करा, देखो 8 पॉइंट इसी के ऊपर है, क्योंकि इसका प्रेशर कितना है, 1 बार है। हमने क्या करा, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग करी। 7 पे जो टेम्परेचर था 8 पे क्या करा हमने, थोड़ा सा देखो इंक्रीज़ हो गया है। 8 का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 7 डैश से थोड़ा ज़्यादा है। बस 7 पे जो हमें आउटपुट मिला था उसको हमने अपने पैसेंजर्स की कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको हीटअप करा। और हीटअप हमेशा कांस्टेंट प्रेशर रख करेंगे, क्योंकि यदि कांस्टेंट प्रेशर नहीं करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो केबिन का प्रेशर चेंज हो जाएगा, और केबिन का प्रेशर चेंज होते ही क्या हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी पैसेंजर्स को। इसलिए हम कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, जो हमें 7 डैश पे एयर मिल रही है, जो भी मिल रही है, यदि वो ठंडी मिल रही है तो उसको गर्म करेंगे, यदि वो कुछ बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको सीधा केबिन में सप्लाई कर देंगे। तो फिर 8 पॉइंट कुछ नहीं होगा। 8 पॉइंट कब होगा, जब ये टेम्परेचर हमारे आउटपुट जो सिस्टम का मिल रहा होगा वो कम टेम्परेचर पे मिल रहा होगा। ज़्यादातर यही होता है, ये जो आउटपुट मिलता है वो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मिलता है, 2 या 5 या 7 डिग्री सेल्सियस का, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। उसको हम हीटअप करना पड़ता है कांस्टेंट प्रेशर, सिंपल हीटर कॉइल से पास कर देते हैं। हीटर कॉइल होती हैं गर्म, उनसे पास कर देते हैं, और ये इसका क्या होता है, प्रेशर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना बढ़ाते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे हमें पैसेंजर्स को कंफर्ट फील हो, अच्छा लगे, जिससे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और उसको केबिन में भेज देंगे, और प्रेशर 1 बार ही रखेंगे। देखो कौन सा प्रेशर रखेंगे, 1 बार, जो कि केबिन प्रेशर है, जो कि 1 बार होगा हमेशा। यदि हम किसी हीटिंग कॉइल से गर्म करेंगे तो प्रेशर थोड़ी चेंज होता है, तो वही रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल बेल, ये है हमारा है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम का हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और उसको टीएस डायग्राम पे कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या पढ़ेंगे, इसकी सीओपी कैसे निकालेंगे। ठीक है।